नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 3 है सीडीपी सीरीज़ का। तो आज जैसे मैंने आपको कहा था कि हम पेरेंटिंग स्टाइल देखेंगे, इसके अलावा हम देखेंगे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इनसे क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो पेरेंटिंग स्टाइल की बात करते हैं। सबसे पहले पेरेंटिंग स्टाइल होती क्या है? पेरेंट्स के द्वारा कोई भी मेथड, स्ट्रैटेजी, अप्रोच, उनका बिहेवियर जो भी यूज़ किया जाता है अपने बच्चों को पालने के लिए, उसे ये पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं। अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो देयर आर 4 टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है परमिसिव, फिर है ऑथोरिटेटिव, फिर है नेग्लेक्टफुल, फिर है ऑथोरिटेरियन। अब देखो, अगर सबसे पहले है परमिसिव। परमिसिव के अंदर परमिशन छुपी हुई है। तो ये पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को समझते हैं चलो ये तो बच्चे ही हैं और उनकी हर बात पे हाँ कर देते हैं, हर बात पे उनको परमिशन दे देते हैं। इसलिए चाइल्ड ड्राइवन है। ये अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं, कंट्रोल इनको कम करते हैं और हर एक चीज़ में उनको परमिशन दे देते हैं। रेयरली गिव्स और एनफोर्सेस रूल्स। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई रूल देते हैं ये बच्चों को कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, या ज़बरदस्ती किसी काम को थोपते हैं। ओवर इंडल्ज चाइल्ड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। और कई बार ऐसा होता है इनकी इस हैबिट से कि ये सोचते हैं कि इनके बच्चे तो भी बच्चे ही हैं, ये कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, अपनी चाइल्ड की लाइफ में थोड़ा ज़्यादा इंटरवीन करते हैं, ज़्यादा अपनी चाइल्ड की लाइफ से जुड़े रहते हैं, हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनका बच्चा भी छोटा है, कहीं कुछ उससे गलती ना हो जाए कि वो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना कर बैठे। तो परमिसिव जो पेरेंट्स होते हैं इनके पास मेन यही होता है कि वार्मथ ज़्यादा होती है, अपने बच्चों से लगाव ज़्यादा करते हैं, कंट्रोल थोड़ा कम करते हैं और हर चीज़ में परमिशन देते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑथोरिटेटिव। अब ये पेरेंट्स कैसे होते हैं? ये पेरेंट्स होते हैं पॉजिटिव पेरेंट्स, जो क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर कुछ रूल्स तो लगाते हैं लेकिन उन्हें प्यार भी बहुत करते हैं, और रूल्स भी ऐसे लगाते हैं जो बच्चों के साथ डिस्कस किए जाते हैं। बताया जाता है कि ये जो क्लियर सेट तुम्हारा रूल का है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या बुरा हो सकता है। सारी चीज़ें उनको ऑलरेडी समझाते हैं, तो बच्चों को लॉजिक प्रोवाइड करते हैं। ये सिर्फ ये नहीं बोलते हमने कह दिया तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये जितनी भी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ उसे मिलकर सॉल्व करते हैं, और ये पहले ही क्लियर सेट कर देते हैं कि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है तुमसे, ये क्लियर रूल है। ये ओपनली यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं अपने बच्चों से, और कोई भी नेचुरल कंसिक्वेंस जो हो सकता है, हर प्रकार की जो कम्युनिकेशन है बच्चों के साथ करते हैं। तो ये बच्चों से लगाव भी रखते हैं, उन्हें कंट्रोल भी करते हैं, और एक पॉजिटिव वे में ये पेरेंटिंग स्टाइल मानी जाती है। सबसे बेस्ट जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो इसे ही मानते हैं कि बच्चों के प्रति लगाव भी ज़्यादा है लेकिन कंट्रोल भी इतना है कि बच्चे यहाँ पे गलत रास्ते पे ना चले जाएं। इसके बाद आता है नेग्लेक्टफुल। ये पेरेंट्स वो होते हैं जिन्हें अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है, ना ही कोई एक्सपेक्टेशन होती है, ना ही ये उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं। ये उन्हें नर्चर, बस एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनकी लाइफस्टाइल, उनकी लाइफ के लिए ताकि उनके बच्चे जीवित रहें, इसीलिए थोड़ा बहुत उनके लिए कुछ कर देते हैं, बाकी उनकी लाइफ से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो ये अनइन्वॉल्व होते हैं अपने बच्चों की लाइफ में, और किसी किसी केस में एब्सेंट भी होते हैं कि बिल्कुल ही वो नेग्लेक्ट कर देते हैं अपने बच्चों को, और ये बहुत ही कम यहाँ पे नर्चेंस और गाइडेंस अपने बच्चों को देते हैं। ये ना ही बच्चों को इमोशनल किसी भी प्रकार का यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके बाद आते हैं ऑथोरिटेरियन। ये क्या होते हैं, डिक्टेटरशिप की तरह होते हैं कि इनके अंदर बच्चों से प्यार तो करते हैं लेकिन उसे ओपनली शो नहीं करते, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल रखते हैं। अगर बच्चे जो कुछ गलती करते हैं उन्हें पनिशमेंट भी देते हैं, हालांकि पनिशमेंट अब्यूसिव नहीं होती हैं लेकिन पनिशमेंट बच्चों को दी जाती हैं। इसीलिए इन्हें पेरेंट ड्राइवन कहते हैं कि इसमें पेरेंट ही क्या होता है, मेन होता है। बच्चों को वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो उनके पेरेंट्स ने कहा ही, क्योंकि रीज़न यही मिलता है बच्चों को, क्योंकि हमने कहा इसलिए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इनको पेरेंट ड्रिवन कहते हैं, और ये स्ट्रिक्ट रूल रखते हैं बच्चों के आगे, जो फॉलो नहीं करते उन्हें पनिशमेंट देते हैं। इसीलिए इसमें वन वे कम्युनिकेशन है, बच्चों को रीज़न नहीं पता चलता कि उन्हें काम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत कम कंसिडर करते हैं अपने बच्चे की, यहाँ पे कह सकते हो आप, उनका ओपिनियन, उनका व्यू बहुत ही कम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। इस केसेस में कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। तो ये मेन 4 हमारे पास पेरेंटिंग स्टाइल होती है। इसके बाद आती है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वो सारी प्रॉब्लम, वो सारी समस्याएं होती हैं जो बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं उनके लर्निंग के प्रोसेस में। तो इसमें सबसे पहले स्लो लर्नर्स की बात करते हैं। इन्हें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी सच होती नहीं है, बस इनका यही होता है कि इनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम होता है, जिसके कारण बाकी बच्चों के कंपेरिजन में ये अपना जो अचीवमेंट है एकेडमिकली उसको थोड़ा कम शो कर पाते हैं। इनकी एब्स्ट्रैक्शन थोड़ी पुअर होती हैं। ये इमेजिनेशन वाले जितने कंसेप्ट होते हैं, जिसमें मैथमेटिक आ गया, साइंस
साइंस आ गया, इसमें थोड़े वीक होते हैं, इन्हें प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में, और हो सकता है कि वो चीज़ जो बाकी बच्चे 10 मिनट में कर रहे हैं हो सकता है उसे 1 घंटे में करें, ये इतने स्लो हो सकते हैं। इन्हें थोड़ी यहाँ पे एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है, कोई स्पेशल नीड नहीं है इनकी, इन्हें थोड़ी सी अटेंशन ज़्यादा दी जाए, समझाया जाए कंसेप्ट, तो ये बाकी बच्चों की तरह ही यहाँ पे आप कह सकते हो ग्रो करते हैं। अब मेन जो हमारे पास लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बची हुई यहाँ पे बाकी सारी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे डिस का मतलब होता है डिसऑर्डर, यानी कोई परेशानी, और लेक्सिया होते हैं वर्ड्स। तो इस डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, बच्चा जब पढ़ता है तब उसे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और प्रॉब्लम होता है। फिर है डिसग्राफिया। ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित, जो जब बच्चे को राइटिंग में डिसऑर्डर हो, उसे परेशानी हो, ठीक से लिख नहीं पा रहा, उसे कन्फ्यूजन हो, तब वो होगा डिसग्राफिया। फिर आता है डिसकैल्कुलिया। अब डिसकैल्कुलिया के अंदर आप देख सकते हो कैलकुलस यानी कैलकुलेशन छुपा हुआ है, तो इसमें बच्चे को मैथमेटिक के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। फिर है डिसभाषिया। अब इसको आप भाषिया पढ़ लो या फासिया पढ़ लो, डिसभाषिया भी कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है बच्चे को लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो ठीक से बोल नहीं पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। फिर आता है डिसप्राक्सिया। अब ये क्या होता है, इसके अंदर बच्चे को कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, वो अपने शारीरिक कौशल जो है उसको यहाँ से शो नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रहा है तो कई देर तक वो बोर्ड को ही देखता रहेगा, फिर जाके कुछ लिखेगा वो। अब वो कहीं और पेंसिल चला रहा है, उसकी तिरछी जा रही है हैंडराइटिंग, तो काफ़ी ज़्यादा सीवियर केसेस में हम कह सकते हैं कि बच्चों को ये लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। थोड़ी बहुत अगर किसी बच्चे को है तो हम उसको यहाँ पे लर्निंग डिफ़िकल्टी में काउंट नहीं करते हैं। फिर आता है डिसथीमिया। इसमें क्या होता है कि बच्चे को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, वो सोचता बहुत ज़्यादा है, वो डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। डिसलेक्सिया में बच्चे को रीडिंग से समस्या होती है, डिसग्राफिया में लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होती है, डिसकैल्कुलिया में कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, डिसभाषिया के अंदर या डिसभाषिया के अंदर क्या होता है कि बच्चे को कम्युनिकेशन या लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमारे पास डिसप्राक्सिया है, जिसके अंदर क्या होता है पी यहाँ पे आ गया, यानी फिजिकल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। फिर आता है डिसथीमिया, जिसमें बच्चे को स्ट्रेस या टेंशन ज़्यादा रहती है। फिर हमारे पास 2 अलग टाइप की आती हैं डिसेबिलिटीज़, ये डिसेबिलिटीज़ के अंदर आती हैं थोड़ी। अब इसके अंदर है ऑटिज़म। अब ऑटिज़म क्या है, ऑटिज़म एक ऐसी यहाँ पे आप कह सकते हो बच्चे को समस्या होती है, एक डिसऑर्डर है उसके बिहेवियर के अंदर। वो बाकी सारे कामों को करता तो बहुत अच्छे से है, लेकिन उसकी आदत हो जाती है कि वो चीज़ों को रिपीट करता है, एक ही सेंटेंस वो बार बार बोलने लग जाता है। तो इसके अंदर ऑटिज़म के अंदर मेन यही होता है कि बच्चा कर तो सकता है, सारे काम करता है वो जो बाकी लोग करते हैं, लेकिन वो थोड़ा इंटरेक्ट नहीं कर पाता और उसको सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, और वो एक ही बात को, एक ही एक्शन को बार बार करता रहता है। इसके बाद आता है ADHD। इसमें क्या होता है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, अटेंशन डेफिशिएंट होता है, यानी अटेंशन बहुत कम देता है चीज़ों को, वो एक जगह कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, उसका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम है। मान लो वो कोई गेम खेल रहा है तो वो कुछ टाइम तक ही उस गेम को खेलेगा, फिर उसकी अटेंशन वहाँ से हट जाएगी, फिर वो कुछ और चीज़ करने लग जाएगा। मतलब वो बिल्कुल शांत यहाँ पे नहीं बैठ सकता। अगर उसको बोला जाए कि ध्यान से इस चीज़ को करो तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ही कम है। और ऐसे बच्चे आई कांटेक्ट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने में भी हिचकिचाते हैं। और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको कुछ ना कुछ करते ही रहना है, वो इतना एक्टिव होता है कि वो खाली ही नहीं बैठा जाता, उससे वो कुछ ना कुछ करने लग जाता है। अगर उसे ग्राउंड पे भी बिठा दिया जाएगा तो वहाँ घास है उसको निकालने लग जाएगा वो, ठीक है। और वो आई कम्युनिकेशन बहुत ही कम करता है, आई कॉन्टैक्ट बहुत कम रखता है वो। तो ये हमारे पास कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और डिसेबिलिटीज़ थी। अगर हम बात करें इसकी तो इसके अंदर एक एक्ट होता है हमारा, वो होता है हमारे पास RPWD, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये 2016 में आया था, जिसके अंदर हमें माना जाता है पहले तो सिर्फ 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ का जिक्र उसमें किया था, लेकिन अब उसमें कहा है कि 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। उसमें एक ऑटिज़म और ADHD उसमें ही दी हुई है। उसके अलावा एक लोकोमोटर भी दे रखी है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या होता है कि मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बच्चे को ठीक से पेंसिल नहीं पकड़ पाता, ठीक से चल नहीं पाता, ठीक से बोल नहीं पाता, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है उसको, ठीक है। अब मेथड टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन बिहेवियर। देखो बच्चे अलग अलग प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं, तो हम किस किस तरीके से उनके बिहेवियर को परख
रख सकते हैं। तो सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से ही हमें सारी चीज़ें लगभग पता ही चल जाती है कौन बच्चा कितना कैसा कर पा रहा है। इंटरव्यू ले सकते हैं बच्चे का, वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। जो बच्चे हैं उनसे कहा जा सकता है कि आपको एक रिफ्लेक्टिव जर्नल मेंटेन करनी है, एक डायरी बनानी है, जिसको बाद में टीचर या पेरेंट्स यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसा महसूस कर रहा है, कहाँ पे कमी हो रही है। इसके बाद होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जो टीचर मेंटेन करते हैं। वो क्या करते हैं, पास्ट में कोई ऐसी स्पेशल घटना हुई हो जो बच्चे के बिहेवियर को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही हो कि उसके बिहेवियर में सडन चेंज आया, तो पीछे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, तो टीचर रिकॉर्ड करता है। या फिर टीचर नरेटिव रिकॉर्ड कर सकता है कि कुछ प्रेजेंट में ऐसी सिचुएशन हो रही है जो चिल्ड्रन के बिहेवियर को समझने में हेल्पफुल है, तो टीचर प्रेजेंट में उसको एज इट इज सिचुएशन को लिख सकता है और बाद में उसको रिव्यू कर सकता है। इसके बाद आता है सोशलाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लर्निंग नॉर्म्स एंड कस्टम ऑफ सोसाइटी। सोशलाइजेशन में हम करते क्या है कि सोसाइटी के जो रूल होते हैं, कस्टम होते हैं, हम उन्हें सीखते हैं। अब सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग ही हम इस सोसाइटी में बने रहते हैं, तो हमारा सोशलाइजेशन चलता रहता है। तो मैंने यहाँ पे टाइप्स लिखे हैं सोशलाइजेशन के, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ अपनी फैमिली तक सीमित रहते हैं, कि हमारा जो इंटरेक्शन, हमारा जो सोशलाइजेशन है वो सिर्फ हमारी फैमिली तक होता है। फिर आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमारा जो सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण होता है, ये स्कूल में भी चला जाता है। हम आसपास के पड़ोसी जो हमारे होते हैं उनसे बातचीत करने लगते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं, पीयर से बातचीत करते हैं। और जो मीडिया है ये इनफॉर्मली, एक इनफॉर्मल वे में हमारे लाइफ के अंदर इंटरफेयर करती है। कोई सोशल मीडिया हो गई, कोई न्यूज़ हो गई, आर्टिकल हो गई, तो इनसे भी पढ़कर हम सोशलाइजेशन करते हैं। इसके बाद आती है डेवलपमेंटरी सोशलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से जब सोशलाइजेशन करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किल्स इंप्रूव होती है या हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं, तब उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंटरी सोशलाइजेशन। इसके बाद आता है एंटीसिपेटरी। इसमें क्या होता है कि जब हमें कहीं पे जाना है, मान लो कल आपका इंटरव्यू है, तो आपके दिमाग में आप जिस प्रकार से सोशलाइज कर रहे हो, अपने दिमाग में कैसे एडवांस प्रिपरेशन कर रहे हो, उसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसके बाद लास्ट टाइप आता है री सोशलाइजेशन। री मतलब रीअपेयर, बैक, वापस से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नए तरीके से हम सोशलाइजेशन करना स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आप अभी रहते हो पुणे के अंदर और आपकी ट्रांसफ़र हो गई है असम के अंदर, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, री सोशलाइजेशन करना पड़ेगा। पुणे में आपने जिन लोगों से सोशलाइजेशन किया है, अब आपकी वे भी चेंज हो जाएगी जब आप असम में जाओगे, क्योंकि आपको वापस से वहाँ पे अपने फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, फिर से सोशलाइजेशन करना पड़ेगा। तो यही टाइप होते हैं सोशलाइजेशन के। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सोशलाइजेशन और उसके टाइप्स पढ़े। हमने देखा कि क्या क्या तरीके होते हैं बच्चों के जो बिहेवियर है उनका समझने के लिए उसको, और हमने ये देखा कि कितने प्रकार के लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है। हमने यहाँ पे 2016 का एक्ट भी डिस्कस किया। फिर हमने देखे 4 टाइप पेरेंटिंग स्टाइल के। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक कवर किए हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।